नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, हम परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसके कुछ चैप्टर हम कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए नदी तंत्र लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। राज्य की जो अधिकांश नदियां प्रवाह है दोस्तों, वो कहाँ से है? तो आपको याद होगा कि दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व की दिशा में है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे है दोस्तों, हम पहली नदी ही है जो नदी का उपतंत्र पढ़ने वाले हैं, उसमें भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों कि भागीरथी नदी का जो उपतंत्र है गंगा में, गंगा को ही भागीरथी नाम से जाना जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भागीरथी नदी तंत्र। तो दोस्तों, जो भागीरथी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो आपको याद होगा कि भागीरथी नदी उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। ये आपको याद रखना है कि जो भागीरथी नदी है वो गौमुख से आती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है? तो वो गौमुख है। ये आपको याद रखना है और गंगोत्री ग्लेशियर के ही पास में है, ये आपको याद रखना है। इससे आपको इसके साथ साथ दोस्तों ये भी याद हो गया होगा कि ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये उत्तरकाशी में है। एक साथ आपको ये दोनों प्रश्न याद रखने हैं दोस्तों। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो वो गौमुख से निकलती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के पास है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में है, ये भी आपने याद रखना है। अगला है दोस्तों, इसमें गोमुख के समीप ही इससे एक नदी मिलती है जो कि रुद्रगंगा है। ये आपको याद रखना है। रुद्रगंगा नदी जो कि भागीरथी नदी की सहायक नदी है, इसका जो उद्गम होता है वो रुद्रगेरा ग्लेशियर से होता है। ये आपको याद रखना है कि रुद्रगेरा ग्लेशियर से रुद्रगंगा निकलती है, जो कि भागीरथी नदी से गौमुख के समीप मिलती है। ये आपको याद रखना है। उससे आगे चलें तो दोस्तों कि पहले गौमुख से निकलती है, फिर ये भैरव घाटी में पहुंचती है। तो उसमें जो मिलती है आपको याद रखना है कि भैरव घाटी में भागीरथी से मिलने वाली नदी जाड़गंगा है, जो कि थामला दर्रे से निकलती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है कि भैरव घाटी में कौन सी नदी भागीरथी से मिलती है? तो ये जाड़गंगा है। ये आपको याद रखना है, जाड़गंगा जो कि थामला दर्रे से निकलती है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि जो उसके बाद भैरव घाटी के बाद अगला स्थान आता है तो वो है गंगोरी। तो गंगोरी के निकट जो इससे नदी मिलती है भागीरथी नदी से, तो वो असीम गंगा है। ये आपको याद रखना है कि गंगोरी के निकट जो इससे नदी मिलती है दोस्तों वो असीम गंगा है, जो कि डोंडी ताल से निकलती है। डोंडी ताल कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये उत्तरकाशी में ही है और यहाँ से निकलती है ये असीम गंगा। और ये कहाँ पर मिलती है भागीरथी नदी से? तो गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों कि भागीरथी नदी जो आगे बढ़ती है तो अगला स्थान पड़ता है झाला। तो झाला के पास जो इससे नदी मिलती है दोस्तों वो है सिया गंगा, जो आपको याद रखना है। झाला के पास जो मिलती है नदी वो कौन सी है? तो वो सिया गंगा भागीरथी की सहायक नदी है। ये सिया गंगा जो कि भागीरथी से झाला नामक स्थान पर मिलती है। अगला है दोस्तों, उसके बाद भागीरथी नदी टिहरी में प्रवेश करती है, जिसे गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। गणेश प्रयाग जो कि पुराना टिहरी का नाम था, ये गणेश प्रयाग। यहाँ पर जो भागीरथी से मिलने वाली नदी है जिसका नाम है भिलंगना। आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भिलंगना नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये कहाँ पर मिलती है? तो गणेश प्रयाग में मिलती है, पुराना टिहरी में मिलती है। और इसके बाद ही दोस्तों इसका नाम गंगा हो जाता है। यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है, जो आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि गणेश प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है जो कि पुराना टिहरी में है? तो इससे भिलंगना नदी मिलती है भागीरथी नदी से, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से आती है। भिलंगना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं दोस्तों, जो आपको याद रखना है। भिलंगना नदी सबसे पहले कहाँ से निकलती है? तो आप याद रखेंगे खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जो आपको याद रखना है भिलंगना नदी की, तो वो है मेदे गंगा,
दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा, जिसे हम बाल खिला नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। भिलंगना नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है दोस्तों? मेदे गंगा है, दूध गंगा है, धर्म गंगा है और बाल गंगा है, जो कि बाल खिला नाम से जानी जाती है। आपको याद रखना है। और भिलंगना नदी किसकी सहायक है? तो आपको याद रखना है ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ जो दोस्तों आपको याद रखना है कि भिलंगना की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? तो ये भिलंगना नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि भिलंगना नदी की लंबाई दोस्तों 110 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों देवप्रयाग, जो कि टिहरी में ही पड़ता है। और देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलने वाली नदी है अलकनंदा। आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों कि देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है अलकनंदा। और इसके बाद यहाँ से इसे गंगा नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद आपको याद रखना है दोस्तों, जो इसकी लंबाई है, अभी भागीरथी नदी की लंबाई गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। तो भागीरथी की लंबाई जो है दोस्तों गौमुख से लेकर और देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं आपको याद रखनी है। केदार गंगा है, मिलुन गंगा है। इनका जो मिलन है वो उत्तरकाशी में ही होता है। ये छोटी छोटी नदियां हैं दोस्तों जो भागीरथी नदी की सहायक नदियां हैं। और देवप्रयाग के बाद भागीरथी नदी को गंगा नाम से जाना जाता है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। और नदी तंत्र से दोस्तों एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से करेंगे। अगला जो नदी तंत्र है दोस्तों अलकनंदा उपतंत्र है। तो अलकनंदा नदी के बारे में अब डिस्कस करते हैं दोस्तों कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा नदी चमोली में स्थित सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर के अलकापुरी बामक ग्लेशियर है और सतोपंत ताल के से आती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चमोली में स्थित सतोपंत शिखर है या ग्लेशियर है दोस्तों, चमोली में है। ये भी आप याद रखेंगे कि सतोपंत ग्लेशियर कहाँ है, तो ये चमोली में है। और उसी के अलकापुरी का जो बमक ग्लेशियर है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बमक ग्लेशियर कहाँ है, तो ये चमोली में है। ये भी आप याद रखेंगे। उसके साथ ही सतोपंत ताल भी कहाँ है, तो ये चमोली है। इसी से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि जो अलकनंदा नदी के किनारे है वो वासु ताल भी है। वासु जो है झरना दोस्तों, वासु जो झरना है वो कहाँ है, वो चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे है। ये भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो अलकनंदा की सहायक नदी है वो आपको याद रखनी है, वो लक्ष्मण गंगा है, जिसका अन्य नाम क्या है, हेमगंगा है, पुष्पावती है। ये जो पुष्पावती इसकी सहायक नदी है दोस्तों, जो कि पुष्पावती नदी है दोस्तों। ये फूलों की घाटी से आती है। ये आपको याद होगा कि फूलों की घाटी में एकमात्र नदी कौन सी बहती है, तो वो पुष्पावती नदी है। ये आपको याद रखना है। ये लक्ष्मण गंगा की ही सहायक हैं और हेमगंगा या फिर पुष्पावती, और इसी के नाम से ही लक्ष्मण गंगा एक कोई ही अन्य नाम बोल देते हैं दोस्तों कि हेमगंगा या पुष्पावती गंगा। और जो कि कहाँ पर मिलती है, तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मण गंगा कहाँ पर मिलती है, तो ये गोविंद घाट में मिलती है। ये आपको याद रखना है कि लक्ष्मण गंगा का संगम कहाँ होता है अलकनंदा से, तो गोविंद घाट में होता है। उसके बाद दोस्तों पहला प्रयाग आता है, जिसमें पहला प्रयाग है केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग दोस्तों कहाँ है, तो ये चमोली में है। और इसमें मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे कि इसकी प्रमुख सहायक नदी है सरस्वती। केशव प्रयाग, अलकनंदा और सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है। ये आपको याद रखना है। यह कामेत पर्वत के रताकोना स्थान पर स्थित देवताल से आती है। तो जो ये सरस्वती नदी है दोस्तों वो कहाँ से आती है, तो कामेत पर्वत का रताकोन स्थान है जो कि देवताल है। देवताल से आती है ये नदी सरस्वती नदी। ये आपको याद रखना है।
अगला प्रयाग है दोस्तों विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में जो नदी मिलती है अलकनंदा से, तो वो पश्चिमी धौली मिलती है, जिसे हम विष्णु गंगा नाम से भी जानते हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो आप याद रखेंगे पश्चिमी धौली गंगा, जो कि विष्णु गंगा के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा या फिर पश्चिमी धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से। यह है धौलागिरी की जो एक श्रेणी है दोस्तों, कि धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से आती है। ये आपको याद रखना है कि पश्चिमी धौली गंगा या फिर विष्णु गंगा कहाँ से आती है? तो धौलागिरी की जो श्रेणी है कुनगुल से आती है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं किसकी? तो पश्चिमी धौली गंगा की। पश्चिमी धौली गंगा की अन्य जो सहायक नदियां हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है, वो ऋषि गंगा है, गणेश गंगा है, कियोगाड़ है और गिरथी गंगा है। ये आपको याद रखना है। ये चारों ही नदियां किसकी सहायक हैं? तो ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक हैं। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी? तो ऋषि गंगा है, गणेश गंगा है, कियोगाड़ है और गिरथी गंगा है। ये विष्णु गंगा या फिर धौली गंगा जो कि पश्चिमी की है उसकी सहायक नदियां हैं। और विष्णु प्रयाग में आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, विष्णु गंगा या फिर जो कि धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है अलकनंदा के साथ। अगला है दोस्तों विष्णु प्रयाग व नंद प्रयाग के बीच में मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, कि जो विष्णु प्रयाग से लेकर नंद प्रयाग के बीच में कुछ छोटी छोटी नदियां मिलती हैं अलकनंदा से, जो कि आपको याद रखना है। जो कि विष्णु प्रयाग से लेकर नंद प्रयाग के बीच कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि अलकनंदा की हैं। उसमें जो प्रमुख सहायक नदी हैं वो है बालखिल्य, वीरही गंगा है, पाताल गंगा है और गरुड़ गंगा है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि बालखिल्य, वीरही गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको याद रखना है ये अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों और सहायक नदियां पूछी जाती हैं। अगला प्रयाग है दोस्तों नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा से? तो वो नंदाकिनी नदी है। ये आपको याद रखना है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो नंद प्रयाग में मिलती है, और जो कि कहाँ से निकलती है दोस्तों? नंदा घुंगटी से आती है। नंदाकिनी नदी जो है दोस्तों वो नंदा घुंगटी से निकलती है, और नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल जाती है। अगला प्रयाग है दोस्तों कर्ण प्रयाग। आप इन्हें इंपोर्टेंट करते रहना सभी को, पांचों प्रयाग को दोस्तों। अगला है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से जो नदी मिलती है वो है पिंडर नदी, जो कि कर्ण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। कर्ण प्रयाग में जो अलकनंदा से मिलती है वो पिंडर नदी है, जिसे हम कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम है पिंडर नदी का, तो वो पिंडर ग्लेशियर से है जो कि बागेश्वर में है। ये आपको याद रखना है कि पिंडर ग्लेशियर कहाँ है? तो वो बागेश्वर में है। इससे कौन सी नदी उद्गम होती है? तो पिंडर नदी होती है, जो कि अलकनंदा नदी की सहायक है। और ये अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो ये कर्ण प्रयाग में मिलती है, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कर्ण प्रयाग में मिलने वाली नदी पिंडर नदी है और पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है बागेश्वर में। और दोस्तों इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है किसकी? पिंडर की जो एक सहायक नदी है वो है आटागाड़। तीव्र प्रवाह की वाली नदी है ये आटागाड़ नदी, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कि आटागाड़ किसकी सहायक है, तो ये पिंडर नदी की सहायक है। अगला प्रयाग है दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आपको पता है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ये मंदाकिनी है, जो कि अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसका जो उद्गम होता है मंदाकिनी का दोस्तों, ये मंदराचल श्रेणी से होता है। ये आपको याद रखना है। मंदराचल श्रेणी से इसका उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। और मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है अलकनंदा से? तो रुद्रप्रयाग में। तो आप इसे इंपोर्टेंट कर लेना दोस्तों। रुद्रप्रयाग में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो वो मंदाकिनी है। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों मंदाकिनी की, उसमें आपको याद रखना है मधुगंगा। मधुगंगा जो कि कालीमठ के पास मंदाकिनी के से मिलती है, आपको याद रखना है। जो मधुगंगा है वो कालीमठ में मिलती है। आपको याद रखना है कि मधुगंगा का मंदाकिनी की सहायक है, जो कि कालीमठ के मठ में मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला है अलकनंदा नदी।
अगला जो प्रयाग है दोस्तों वो है देव प्रयाग। देव प्रयाग है दोस्तों अगला प्रयाग जो आपको याद रखना है कि देव प्रयाग में जो नदियां मिलती हैं वो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, जिसमें अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है, तो ये देव प्रयाग में होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि अलकनंदा नदी को बहू के नाम से जाना जाता है और भागीरथी नदी को सास के नाम से जाना जाता है, और इन दोनों का संगम देव प्रयाग में होता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों देव प्रयाग तक जो इसकी लंबाई है अलकनंदा की वो 195 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है कि अलकनंदा जो नदी है दोस्तों इसकी लंबाई देव प्रयाग तक को कितनी है, तो 195 किलोमीटर है इसकी लंबाई। उसके बाद ये भागीरथी से मिल जाती है और उसके बाद इन दोनों के संगम के बाद दोस्तों ये गंगा नाम से जानी जाती है, ये आपको याद रखना है। अलकनंदा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, इसके अन्य जो सहायक नदियां हैं वो नबालिका है, वसुधारा है, कंचन गंगा है, क्षीर गंगा है, अमृत गंगा है, सोन धारा है। ये इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, ये भी आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी छोटी नदियाँ भी आपको याद रखनी है और एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इस पहला नबालिका है, वसुधारा है, कंचन गंगा है और क्षीर गंगा है, अमृत गंगा है, सोन धारा है। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों एक बार दोबारा से प्रयाग को सभी प्रयाग को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है दोस्तों विष्णु प्रयाग, है ना दोस्तों। विष्णु प्रयाग में जो सहायक नदी है विष्णु प्रयाग में मिलने वाली नदी कौन कौन सी हैं, तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा जिसे हम क्या बोलते हैं, धौली गंगा के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी धौली गंगा के नाम से इसे जानते हैं। इसका संगम कहाँ पर होता है, तो विष्णु प्रयाग में होता है अलकनंदा नदी से। उसके बाद दोस्तों नंद प्रयाग आता है, जिसमें नंद प्रयाग में मिलने वाली नदी अलकनंदा है और उसके साथ ही नंदाकिनी नदी है। ये भी आपको याद रखना है, नंदाकिनी नदी। नंद प्रयाग है, नंदाकिनी नदी है, ये आपको याद रखना है, अलकनंदा से मिलने वाली नदी। अगला है दोस्तों कर्ण प्रयाग। अगला प्रयाग है कर्ण प्रयाग, जिसमें किस किस नदी का संगम होता है, तो आपको याद रखना है अलकनंदा का होता है, अलकनंदा नदी का होता है, उसके साथ पिंडर नदी का भी संगम होता है। ये दोनों ही इससे मिलती हैं कर्ण प्रयाग में। पिंडर नदी जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आती है और अलकनंदा पिंडर नदी का संगम कर्ण प्रयाग में होता है। उसके बाद दोस्तों अगला है रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग में जो मिलती है, तो रुद्र प्रयाग में मिलने वाली नदियाँ हैं अलकनंदा है, तो दोस्तों अलकनंदा है और आपको याद रखना है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है, तो वो रुद्रप्रयाग में मिलती है, आपको याद रखना है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। और उसके बाद दोस्तों अंतिम प्रयाग आता है देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, तो देव प्रयाग में अलकनंदा मिलती है और भागीरथी नदी मिलती है, ये आपको याद रखना है। देव प्रयाग जो कि अंतिम प्रयाग है दोस्तों, इसमें भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसके बाद इन दोनों नदियों का संगम के बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसकी अन्य सहायक नदियों में जो आपको याद रखनी है नबालिका है, वसुधारा है, कंचन गंगा है, क्षीर गंगा है, अमृत गंगा है और सोन गंगा है, ये आपको याद रखना है। आइए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों देव प्रयाग के बाद जो नदी तंत्र बनता है, यानी कि गंगा नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है इसे, कि गंगा नदी जो तंत्र है वो देव प्रयाग से ही जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद उसे गंगा नाम से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये तो गंगा नाम से इसे देव प्रयाग से जाना जाता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देव प्रयाग तक भागीरथी नदी को, देव प्रयाग तक जो गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, उसे देव प्रयाग तक भागीरथी नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसे गंगा नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला स्थान जो पड़ता है दोस्तों वो फूलचट्टी है, जो कि जिसे हम व्यासघाट या पौड़ी की जो पौड़ी जनपद में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। फूलचट्टी स्थान है दोस्तों जिसका नाम व्यासघाट भी है और ये पौड़ी जनपद में है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए कि फूलचट्टी जिसे व्यासघाट कहते हैं और पौड़ी में है। इसमें जो प्रमुख सहायक नदियां हैं तो उसमें नयार नदी मिलती है।
ये गंगा नदी से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो वो नयार नदी है, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, फिर आते हैं हम नीचे ऋषिकेश। ऋषिकेश में गंगा नदी से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो वो चंद्रभागा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि ऋषिकेश किन नदियों के संगम पर है, तो ये गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर है, ये आपको याद रखना है। आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम पहुँचते हैं रायवाला। तो रायवाला के पास जो सोंग नदी मिलती है, आपको याद रखना है। गंगा से रायवाला के पास सोंग नदी मिलती है, ये आपको याद रखना है। और सोंग नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो सिसवा है, बाल्दी है और विद्यालना रो है, ये आपको याद रखना है। सोंग नदी की सहायक कौन कौन सी हैं, सिसवा है, बाल्दी है, विद्यालना है। और ये सोंग नदी कहाँ से आती है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये मसूरी की एक श्रेणी है, उधर की साइड से आती है। और इन दोनों का नदी का संगम दोस्तों, उससे पहले आपको याद रखना है कि सिसवा नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो रिस्पना है और बिंदाल है, जो कि देहरादून की प्रमुख नदियां हैं, रिस्पना और बिंदाल, जो कि सिसवा नदी की सहायक हैं। और ये सिसवा नदी किसकी सहायक है, तो ये सोंग नदी की सहायक है, ये आपको याद रखना है। सोंग और सिसवा नदी का जो संगम है दोस्तों वो डोईवाला के आसपास होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इन दोनों का जो प्रमुख सहयोग है, फिर उसके बाद ये गंगा में रायवाला में मिल जाती है। उसके बाद गंगा हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार में इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो रतमऊ है और सोलानी नदी है, ये आपको याद रखना है कि हरिद्वार में जो इसकी सहायक नदी है वो रतमऊ है और सोलानी नदी है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और उसके बाद ये उत्तराखंड से बाहर हो जाती है दोस्तों, आपको याद रखना है। देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक जो गंगा की लंबाई है टोटल वो 96 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। गंगा की लंबाई देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक जो लंबाई है दोस्तों वो 96 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों नयार नदी तंत्र। नयार उपतंत्र के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि गंगा की सहायक नदी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है नयार नदी से संबंधित, जो उसका उपतंत्र है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो संगम होता है वो संगम है दोस्तों, वो सतपुली में होता है, ये आपको याद रखना है। जो ये नदियाँ निकलती हैं पूर्वी नयार पश्चिमी नयार, ये दूधा टोली श्रृंखला से निकलती हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूधा टोली श्रृंखला से ये इनका उद्गम होता है दोस्तों, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो, और इन दोनों का एक साथ संगम, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो संगम है वो कहाँ होता है, तो वो सतपुली में होता है, ये आपको याद रखना है। पूर्वी नयार का जो अन्य नाम है दोस्तों वो सियुंसी गाड़ है या कैन्यूर है। सियुंसी गाड़ के नाम से भी पूर्वी नयार को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये नदी कहाँ से निकलती हैं, तो दूधा टोली के जखमौलीधार श्रेणी से आती हैं। ये दो जो नदियां हैं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, ये कहाँ से निकलती हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जखमौलीधार श्रेणी से आती हैं। दूधा टोली की एक श्रृंखला है दोस्तों, वहाँ से। पश्चिमी नयार की शाखा की बात करें तो इसका जो नाम है श्योली गाड़ या ढाई चूला गाड़ है, आपको ये भी याद रखना है। जो पश्चिमी नयार का अन्य नाम है वो श्योली गाड़ है या फिर ढाई चूला गाड़ है, और जो इसका उद्गम है ये दूधा टोली के उत्तर पश्चिम से आती है। दोनों का ही उद्गम जो है दोस्तों दूधा टोली, आप इंपॉर्टेंट कर लेना कि दूधा टोली से ये निकलती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों पश्चिमी रामगंगा तंत्र। पश्चिमी रामगंगा तंत्र, अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी रामगंगा की। तो पश्चिमी रामगंगा के बारे में दोस्तों कि पश्चिमी रामगंगा की बात करते हैं दोस्तों कि इसे रथवाहिनी भी कहा जाता है। पश्चिमी रामगंगा को दोस्तों रथवाहिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। जो पश्चिमी रामगंगा है दोस्तों ये कहाँ से आती है, तो दूधा टोली से निकलती है। ये पूर्वी ढाल से, दूधा टोली का जो पूर्वी ढाल है उससे ये रामगंगा आती है, पश्चिमी रामगंगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों कालागढ़ जो है पौड़ी में राज्य से बाहर ये निकल जाती है, ये आपको याद रखना है। पौड़ी का जो कालागढ़ है वहाँ से ये बाहर होती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी है, ये बिरमा है, गागस है और बीनो है, इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और ये दोस्तों अल्मोड़ा से भी होकर गुजरती है, जिसमें आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा से भी ये निकलती है।
प्रमुख सहायक नदियों में दोस्तों आपको याद रखना है कि बिरमा है, गागस है, बीनो है। इंपॉर्टेंट नदियां हैं दोस्तों, आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध की जो बात करते हैं वो पश्चिमी रामगंगा पर ही बना है। तो इसकी जो लंबाई है कालागढ़ तक की, वो याद रखना है कि 155 किलोमीटर है। कालागढ़ बांध तक जो पश्चिमी रामगंगा की लंबाई है टोटल, वो 155 किलोमीटर है। उसके बाद ये उत्तराखंड से बाहर हो जाती है, कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। जो कन्नौज है, कन्नौज नामक स्थान है, उसमें ये गंगा से मिल जाती है, पश्चिमी रामगंगा। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों यमुना नदी तंत्र के बारे में। तो यमुना नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो कहाँ से है? तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री कांठा जो ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी में है और यहीं से यमुना नदी का उद्गम होता है, जो कि बंदरपुच पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो यमुनोत्री से होता है, और जो कि बंदरपुंछ की जो पर्वत श्रेणी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ये आपको याद रखना है कि यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनोत्री का जो ग्लेशियर है, जो कि बंदरपुच पर्वत श्रेणी का ही श्रृंखला है, उससे इसका उद्गम होता है। ये आपको याद रखना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बात करें तो दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना की ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, कृष्ण गाढ़ है, कमल गाढ़ है, खुतनु गाढ़ है, बरनी गाढ़ है, गडोली गाढ़ है, आसन है, बद्री गाढ़ है, मुंगरा गाढ़ है और बनाड़ गाढ़ है। ये इसकी प्रमुख छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। आप इन्हें याद रख लेना दोस्तों, एक कर्म बना लेना इनका, तो ताकि अच्छे से याद रह जाएं। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें कौन कौन सी हैं? तो ऋषि गंगा है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। दूसरा हनुमान गंगा है दोस्तों। फिर उसके बाद कृष्ण गाढ़ है, कमल गाढ़ है और खुतनु गाढ़ है। ये भी आपको याद रखनी है। उसकी जो यमुना की अन्य सहायक नदियां हैं वो बरनी गाढ़ है, गडोली गाढ़ है, आसन है और भद्री गाढ़ है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों इसमें मुंगरा गाढ़ और बनाड़ गाढ़। ये भी यमुना की सहायक नदियां हैं, आपको याद रखनी है। अगला है जो यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों वो कौन सी है? तो इसकी जो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है वो है टोंस नदी, जो आपको याद रखना है। और टोंस नदी किन नदियों से मिलकर बनी होती है? तो ये सुपिन और रूपिन नदी से मिलकर बनी होती है। ये आपको याद रखना है। जो यमुना नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों वो है टोंस नदी। और टोंस नदी की जो कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी होती है? तो ये सुपिन और रूपिन नदी से मिलकर बनी होती है। जो सुपिन का उद्गम होता है दोस्तों, ये सुपिन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको याद रखना है ये स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि बंदरपुंछ पर्वत की एक श्रृंखला है स्वर्ग रोहिणी, जो कि उत्तरकाशी में है। जो आपको याद रखना है सुपिन का जो उद्गम होता है वो स्वर्ग रोहिणी से होता है, उत्तरकाशी से। जबकि रूपिन नदी का जो उद्गम होता है वो डोडरा क्वार से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश से आती है। ये आपको याद रखना है। सुपिन नदी उत्तराखंड के स्वर्ग रोहिणी दर्रे से आती है, ग्लेशियर से आती है, जबकि रूपिन नदी डोडरा क्वायर से आती है, जो कि हिमाचल प्रदेश है, ये वहाँ से आती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों टोंस की जो अन्य नाम है दोस्तों, किस नाम से है? टोंस ही तमसा नदी के नाम से भी जानी जाती है। ये आपको याद रखना है। टोंस का जो अन्य नाम है इसे ही तमसा नाम से जाना जाता है। अगला है यह दोस्तों कि यह यमुना सर 2.5 गुना अधिक जल लाती है। मतलब यमुना नदी के बराबर, मतलब यमुना नदी से भी बहुत अधिक जल लेकर आती है। ये टोंस नदी ये 2.5 गुना जल अधिक लेकर आती है और यमुना में आकर मिला देती है। ये आपको याद रखना है। जबकि टोंस और यमुना नदी का जो संगम है दोस्तों वो कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है कि कालसी और डांक पत्थर ये स्थान है, इसमें इनका संगम होता है। कालसी और डांक पत्थर, मतलब कालसी का ही स्थान है डांक पत्थर, वहाँ पर इसका संगम होता है यमुना और टोंस नदी का। और जो टोंस नदी है वो यमुना से भी 2.5 गुना अधिक जल लेकर आती है और दोनों मिल जाती हैं। ये आपको याद रखना है। टोंस नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो टोटल कितनी है? तो टोंस नदी की लंबाई ये 148 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि टोंस नदी की जो लंबाई है वो 148 किलोमीटर है, आपको याद रखना है।
टोंस नदी किससे मिलकर बनी है? तो रूपिन नदी सुपिन नदी से मिलकर ये बनी होती है। अगला है दोस्तों, यमुनोत्री से दहालीपुर तक यमुना की जो लंबाई है, यानी कि यमुनोत्री जो उत्तरकाशी में है वहाँ से लेकर ढालीपुर, जो कि आपको याद रखना है कि देहरादून से बाहर हो जाती है, और इसकी जो उत्तराखंड में टोटल लंबाई है दोस्तों किसकी? यमुना नदी की, तो वो 136 किलोमीटर है, जबकि टोंस की लंबाई 148 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। टोंस की लंबाई 148 है और यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। जबकि इलाहाबाद तक इसकी जो लंबाई है टोटल वो 1384 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, काली नदी या शारदा नदी तंत्र। काली नदी जो शारदा नदी के नाम से भी जानी जाती है, ये आपको याद रखना है। काली नदी को ही शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम है दोस्तों वो पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से होता है, ये आपको याद रखना है। काली नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से होता है, और इसी के पास ये व्यास आश्रम भी है, ये आपको याद रखना है। व्यास आश्रम भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है दोस्तों, काला पानी के निकट है, और यहीं से काला पानी से काली नदी का उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। स्थानीय भाषा में जो इसका नाम है दोस्तों वो काला पानी गाड़ है, और काली गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि काला पानी या गाड़ या काली गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो काली गंगा को ही जाना जाता है, आपको याद रखना है। भारत और नेपाल की सीमा बनाती है ये वाली नदी, काली नदी ही जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, ये आपको याद रखना है। और काकागिरी पर्वत के समांतर बहती है, ये भी आपको याद रखना है कि जो काकागिरी पर्वत है दोस्तों इसके समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी है, और ये भारत और नेपाल की सीमा विभाजित करती है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों गोरखों के द्वारा काली नदी को पार करके ही कुमाऊं पर आक्रमण किया गया था स्टार्टिंग में, वो भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, पिथौरागढ़ के बाद जो स्थान है दोस्तों चंपावत। तो पिथौरागढ़ के बाद चंपावत में जाती है ये काली नदी, आपको याद रखना है, जहाँ पर पूर्णागिरी तीर्थ है टनकपुर चंपावत के पास, और वहाँ पर एक स्थान है दोस्तों ब्रह्मदेव मंडी। चंपावत में एक स्थान है दोस्तों ब्रह्मदेव मंडी, ये किस जगह है? तो पूर्णागिरी तीर्थ है वहाँ पर चंपावत में, जो कि टनकपुर के निकट है। तो आपको याद रखना है कि टनकपुर के निकट जो है पूर्णागिरी तीर्थ है, और उसमें एक स्थान है दोस्तों वहाँ पर ब्रह्मदेव मंडी। ब्रह्मदेव मंडी के बाद ये नेपाल में चली जाती है, काली नदी नेपाल में चली जाती है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद दोस्तों इसे शारदा नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसे शारदा नाम से जाना जाता है, और इसे काला पानी नामक स्थान से लेकर और ब्रह्मदेव मंडी तक काली नदी के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मदेव मंडी से इसे शारदा नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मदेव मंडी से ही ये नेपाल में चली जाती है, ये भी आपको याद रखना है। काला पानी से लेकर दोस्तों टनकपुर तक जो इसकी लंबाई है वो टोटल 252 किलोमीटर है, और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो काली नदी है दोस्तों, और जो इसकी लंबाई टोटल 252 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। नेपाल में इसे दोस्तों शारदा नाम से जाना जाता है, और स्कंद पुराण में इसे श्यामा नाम से जाना जाता है, जो कि इसके जो जल को अपवित्र माना गया है। ये भी आपको याद रखना है कि किस नदी के जल को अपवित्र माना गया है? तो जिसे हम श्यामा नाम से जानते हैं उसका जल को अपवित्र माना गया है। नेपाल में दोस्तों इसे शारदा नाम से जानते हैं, और स्कंद पुराण में इसे श्यामा नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है दोस्तों सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है इसकी? काली नदी में जो सबसे पहले सहायक नदी है वो कौन सी नदी मिलती है? तो आपको याद रखना है वो कुटियांगटी नदी है। काली नदी की जो सर्वप्रथम सहायक नदी है दोस्तों वो कौन सी है? तो कुटियांगटी नदी है, काली नदी की सहायक नदी, जो कि जेक्सर श्रेणी से आती है, जेक्सर श्रेणी से आती है। और इसकी भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों, जिसमें संगचुमना और नीरकुट और थुमका नदी प्रमुख हैं, ये आपको याद रखना है।
जो काली नदी है दोस्तों, काला पानी से निकलती है, उसमें जो पहली सहायक नदी है जो मिलती है वो कुटियांगटी नदी है। और कुटियांगटी नदी की भी कुछ 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें संगचुमनागाड़ है, निरकुट नदी है और थुमका नदी है। ये आपको याद रखनी है तीनों ही। ये किसकी सहायक नदी हैं? तो ये कुटियांगटी नदी की सहायक नदी है। और कुटियांगटी किसकी है? तो वो काली नदी की है। ये आपको याद रखना है। काली से खेला नामक इस जगह पर मिलती है, ये आपको याद रखना है। कि उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक स्थान का नाम है खेला। खेला नामक स्थान है जो कि पिथौरागढ़ में है। इसमें काली और धौली गंगा, काली और धौली गंगा, और धौली गंगा कौन सी है दोस्तों? ये पूर्वी वाली है, जबकि पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। जबकि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये काली नदी की सहायक नदी है। तो खेला नामक स्थान पर काली और धौली गंगा का संगम होता है, ये आपको याद रखना है। अन्य जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, पूर्वी धौली गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो लिस्सर है, जिसे हम दारमा नाम से भी जानते हैं, नान दारमा है, सेलायांगटी है और कंचू तीत है। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट नदियां हैं दोस्तों, लिस्सर जिसे दारमा नाम से जानते हैं, नान दारमा नदी है, सेलायांगटी नदी है और लास्ट जो है दोस्तों कंचू तीत है। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, अगला जो स्थान आता है वो जौलजीबी आता है। ये आपको याद रखना है। जौलजीबी जो कि पिथौरागढ़ में है। और इस जौलजीबी नामक स्थान पर दोस्तों काली से कौन सी नदी मिलती है? तो वो गौरी गंगा है। काली और गौरी नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये जौलजीबी नामक स्थान पर होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। काली और गौरी गंगा का संगम कहाँ होता है? तो ये जौलजीबी में होता है। और यहाँ पर एक जौलजीबी मेला भी आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जौलजीबी में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जौलजीबी में दोस्तों काली और गौरी गंगा का संगम होता है। ये आपको याद रखना है। यहीं पर जौलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जबकि जौलजीबी मेले की जो शुरुआत हुई थी 1914 से होती है गजेंद्र बहादुर के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है कि 1914 में गजेंद्र बहादुर ने इसकी शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, जो गौरी गंगा है जो कि जौलजीबी में मिलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम मिलम ग्लेशियर से होता है। ये आपको याद रखना है कि मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये गौरी गंगा का उद्गम होता है। और गौरी गंगा की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें रमलगाड़ और मदकानी और गोनखागाड़ है। ये आपको याद रखना है। इसकी जो सहायक नदियां हैं गौरी गंगा की, वो रमलगाड़ है, मदकानी है और गोनखागाड़ है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है दोस्तों, काली को सर्वाधिक जल देने वाली नदी कौन सी है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली नदी वो है सरयू नदी, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये आपको याद रखना है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो सरयू नदी है। और काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली नदी भी कौन सी है? तो ये सर्वाधिक जल देने वाली सरयू ही है। इसे सरयू जो नदी है दोस्तों, ये कुमाऊं में सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। ये आपको याद रखना है। सरयू नदी कुमाऊं में जो है सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। ये आपको याद रखना है। इसका जो उद्गम स्थान है दोस्तों, वो बागेश्वर के सरमूल जो कि झुंडी नामक स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। आप इतना ही याद रखना कि बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है सरयू का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो आपको याद रखना है। सरयू ही काली नदी को सर्वाधिक जल देती है और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी सरयू ही है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इस नदी का जो संगम होता है, आपको याद रखना है कि काली और सरयू नदी का जो संगम है वो पंचेश्वर है। ये भी आपको याद रखना है कि पंचेश्वर में इन दोनों का संगम होता है। और इसका जो उद्गम है सरयू का, वो बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से होता है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, और आपको याद रखना है दोस्तों, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ चंपावत की जो सीमा बनाती है वो यही नदी है। कौन सी? सरयू नदी, जो आपको याद रखना है। बैजनाथ और बागेश्वर इसी के तट पर बसे हैं, सरयू नदी के, जो आपको याद रखने हैं। बैजनाथ और बागेश्वर किस नदी के किनारे है? तो वो सरयू नदी के किनारे हैं। और सरयू किसकी सहायक नदी है? तो वो काली नदी की सहायक है। पंचेश्वर में ये इन दोनों का मिलन होता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सरयू नदी की जो टोटल लंबाई है वो 146 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। सरयू की जो टोटल लंबाई है वो 146
किलोमीटर है, आपको ये याद रखना है। सरयू की प्रथम जो सहायक नदी है दोस्तों वो है गोमती। सरयू की भी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें जो प्रमुख सहायक नदी है सबसे पहले वो है गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो डोबरा श्रेणी जो कि बागेश्वर में है वहाँ से होता है। ये आपको याद रखना है कि डोबरा श्रेणी से इसका उद्गम होता है जो कि बागेश्वर में है, और इसका संगम आपको याद रखना है कि सरयू से बागेश्वर में मिल जाती है। जो सरयू और गोमती नदी का जो संगम है दोस्तों वो कहाँ है, तो बागेश्वर में है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सरयू की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो वो गोमती नदी है जो कि डोबरा श्रेणी से निकलती है बागेश्वर में। और ये सरयू नदी से कहाँ मिलती है, तो ये बागेश्वर में मिल जाती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है पनार नदी व सरयू नदी का संगम। तो पनार नदी और सरयू नदी का संगम कहाँ होता है, तो ये काकड़ी घाट नामक स्थान पर होता है। पहले गोमती नदी मिलती है, उसके बाद दोस्तों पनार नदी मिलती है जो कि सरयू से संगम होता है। कहाँ पर, काकड़ी घाट नामक स्थान पर। इस काकड़ी घाट को दोस्तों उत्तराखंड का बोध गया के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है कि काकड़ी घाट में स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे उत्तराखंड का बोध गया नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों रामेश्वर तीर्थ जो कि पूर्वी रामगंगा के तट पर है, ये आपको याद रखना है। और ये नदी कहाँ से निकलती है पूर्वी रामगंगा, तो आपको याद रखना है इसका उद्गम पोंटिंग या नामी ग्लेशियर से होता है। ये भी सरयू की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम होता है दोस्तों, आपको रखना है याद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम कहाँ होता है, तो वो रामेश्वर में होता है। और इस पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम है दोस्तों पोंटिंग ग्लेशियर या फिर इसी का नाम है नामी ग्लेशियर, वहाँ से इसका उद्गम होता है। इसकी जो लंबाई है टोटल वो 108 किलोमीटर की है, ये आपको याद रखना है कि पूर्वी रामगंगा की जो टोटल लंबाई है वो 108 किलोमीटर है। अगला है दोस्तों कोसी नदी तंत्र। कोसी नदी तंत्र के बारे में बात करें तो दोस्तों कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बागेश्वर से निकलती है। ये कोसानी जो कि बागेश्वर में है उसके धार पानी धार से निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कोसानी जो कि बागेश्वर में है। आप सभी को पता है कि कोसानी बागेश्वर में है, महात्मा गांधी ने भी यहाँ की यात्रा की थी। तो कोसानी जो कि बागेश्वर में है उसके पास एक धार पानी धार नामक स्थान है, वहाँ से कोसी नदी का उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। कोसी नदी घाटी को ही कुमाऊं में धान का कटोरा नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं में किस घाटी को धान का कटोरा कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों रामनगर से मैदान में प्रवेश कर जाती है ये कोसी नदी, ये आपको याद रखना है। और सुल्तानपुर जो कि उधम सिंह नगर में है और ये राज्य से बाहर हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। सुल्तानपुर जो कि उधम सिंह नगर में है ये वहाँ से उत्तराखंड से बाहर हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अगली जो सहायक नदी है दोस्तों, अगली जो नदी है उसके बारे में बात करते हैं तो दाबका नदी। ये छोटी छोटी प्रमुख नदियां हैं दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। तो दाबका नदी की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो उद्गम है दाबका नदी का, तो वो गर्म पानी जो कि नैनीताल में स्थित है। गर्म पानी नामक स्थान कहाँ है, तो ये नैनीताल में है और दाबका नदी का उद्गम यहाँ से होता है और ये बाजपुर जो कि उधम सिंह नगर में होता है वहाँ से ये बाहर हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही आपको याद रखना है कि दाबका नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गर्म पानी जो कि नैनीताल में है और बाहर कहाँ से होती है, तो बाजपुर उधम सिंह नगर से ये बाहर हो जाती हैं। अगली नदी है दोस्तों बाकरा नदी। तो बाकरा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो भी नैनीताल ही है और राज्य में खानपुर जो कि उधम सिंह नगर में ही है उससे ये बाहर हो जाती है। तो बाकरा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये नैनीताल से निकलती है और राज्य में कहाँ से बाहर होती है, तो खानपुर जो कि उधम सिंह नगर में है वहाँ से ये बाहर हो जाती है। अगला है दोस्तों गोला नदी।
तो गोला नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो कहाँ से है, तो ये पहाड़ पानी जो कि नैनीताल में ही है वहाँ से ये और इसका उद्गम होता है गोला नदी का। और राज्य से बाहर किच्छा जो कि ऊधम सिंह नगर में ही है वहाँ से ये राज्य से बाहर हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि गोला नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो पहाड़ पानी से है, नैनीताल में है जो कि, और किच्छा से ये राज्य से बाहर हो जाती है। इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, छोटी छोटी आपको याद रखनी है। अगली नदी है दोस्तों देओहा नदी। देओहा नदी कहाँ से निकलती है, तो उद्गम वही है दोस्तों नैनीताल। सभी नदियों का इनका उद्गम नैनीताल से ही है जो छोटी छोटी नदियां हैं। और बाहर कहाँ से होती हैं, तो वो ऊधम सिंह नगर ही है, ये भी आपको याद रखना है। देओहा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नैनीताल से होता है और ये बाहर ऊधम सिंह नगर से हो जाती हैं। अगली नदी है दोस्तों कि नंधौर नदी। तो नंधौर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये चोरगलिया से निकलती है जो कि नैनीताल में है और नानकमत्ता में शहीद हो जाती है। तो बाहर हो जाती है मतलब नानक सागर जो बांध है दोस्तों उसमें जाके ये समाहित हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। जो नंधौर नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो चोरगलिया से निकलती है जो कि नैनीताल में है और नानक सागर में ये समाहित हो जाती है। जो नानक सागर बांध है ऊधम सिंह नगर में वहाँ जाकर ये मिल जाती हैं, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों महान हिमालय से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ। तो आपको याद रखना है महान हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो आपको याद रखनी है। जिसमें महान हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं, भागीरथी नदी है, बिलंगना नदी है, अलकनंदा नदी है, नंदाकिनी है, मंदाकिनी है और पिंडर नदी है। ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो महान हिमालय से निकलती हैं, आपको याद रखना है। भागीरथी, बिलंगना, अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी और पिंडर। उससे आगे और भी हैं दोस्तों, वो नदियां हैं काली नदी है, पूर्वी रामगंगा है, यमुना है और टोस है। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि महान हिमालय से निकलती हैं। अगली हैं दोस्तों, अगले बारे में बात करते हैं जो कि मध्य हिमालय से निकलती हैं। मध्य हिमालय से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं जिसमें पश्चिमी रामगंगा है, नयार नदी है, ये डूडाटोली से निकलती हैं और खो नदी है, सरयू है, ये भी आपको याद रखना है। अगली नदियां हैं दोस्तों गोमती नदी, कोसी नदी और गोला नदी, पनार नदी और लदिया नदी। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि मध्य हिमालय से निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों शिवालिक व दून घाटी से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, तो वेगुल है, निहाल है, सोंग नदी है, रिस्पना है, नंधौर है, ढेला है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है ये वाले सभी। तो वेगुल, निहाल, सोंग, रिस्पना, नंधौर, ढेला और मालनी नदी जो कि शिवालिक श्रेणियों से निकलती हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट हैं ये सभी नदियाँ आने वाले एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों हमारे लिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आने वाली मिलती रहें। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में आपको बता सकते हैं दोस्तों अपने कमेंट्स के जरिए, तो मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।